स्टडी ऑफ मैटर। आप वो चीज़ है जिसे आप टच तो नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, उसका कोई मास भी नहीं होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन हाँ उसे हम जिसे इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं कूलम, और आप चाहे तो आगे पॉजिटिव भी लिख सकते हो। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं था, यानी इसका चार्ज क्या था, इसका चार्ज जीरो था। दूसरी मास की बात करें तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल मास था और वो हमारा 9.1 × 10⁻20 तक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, z 1 से लेकर के 20 तक हुआ, तो अगर ऑड हुआ के बाद इसमें क्या करना है, z को 2z कर 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 कर देना है ताकि ये ऑड हो जाए। हमारा एटॉमिक नंबर बराबर 2z = 2z प्लस सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वो सीरियल नंबर है जो मैं आपको। हाय चैम्प्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ प्रेपमेट में, जहाँ मैं आपका मेंटर आपको पढ़ाने के नहीं बल्कि सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो आज हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक चलेंगे। मतलब अगर आप केमिस्ट्री में बिल्कुल बिगिनर हो, इससे पहले आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद स्टार्ट कर सकते हो अपने केमिस्ट्री के प्रिपरेशन को। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप इस बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के 2 से 3 लेक्चर मैं जो बनाने वाला हूँ उसको अगर आप देख लेते हो। और ये मैं लेक्चर सिर्फ पढ़ाने के तौर पे नहीं बनाऊंगा, बल्कि इस तरह से बनाऊंगा ताकि आप सीख सकें और मैं आपको सिखा सकूं। यानी आप बिल्कुल यहाँ से सीख कर जाए, आपको आसानी से वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, आपको वो चीज़ें याद हो जाए। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्या क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले टॉपिक्स को देख लेते हैं क्या हम करेंगे इस लेक्चर में। सो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। फिर एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग वैलेंसी को लिखना और राइटिंग केमिकल फार्मूला कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को लिखने जानेंगे। फिर इंपॉर्टेंट यूनिट्स और कॉन्स्टेंट और लॉगरिथम एंड देयर वैल्यूज, ये चूँकि क्लास 11 और 12 या नीट और जेईई के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये 10th वाले या 9th वाले आप स्किप कर सकते हैं। वैसे इन दो टॉपिक को मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, बल्कि इसके बाद जो कि 2 से 3 और वीडियो आने वाली है जिसमें और भी चीज़ें मैं कवर करना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड निकालना, केमिकल इक्वेशन को लिखना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मोल के बारे में, मोल क्या है ये समझाऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे और इसके साथ हमारा जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो 2 से 3 और पार्ट आने वाले हैं ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना जाए हमारा वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में बिल्कुल इसे यूज़ कर सकें। अगर आपको 10 से 15 मिनट भी फ्री टाइम मिल रहा तो आप इन वीडियोज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और आप अपने जिस कोर्स में भी एनरोल है उसको कंप्लीट तरीके से फॉलो कर सकें। सो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल आप ही लोगों से है कि आप मुझे बताइए कि केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? केमिस्ट्री क्या होती है? यानी आपको इंट्रोड्यूस करना है मुझे केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री क्या होती है। जो एक आप आंसर मुझे दे सकते हैं, मैं कहूँगा उसे बुकिश डेफिनेशन, वो आप यही कहोगे कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है इस मैटर की स्टडी के साथ। यानी आप कुछ इस तरह से कहोगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स, ये कहोगे। और बिल्कुल ये डेफिनेशन गलत नहीं है, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। आप कहोगे केमिस्ट्री is the branch of science which deals with the study of matter, जो कि मैटर की स्टडी के साथ डील करती है। तो सबसे पहले मैटर है क्या, हम लोग उसको पहले समझते हैं। तो देखिए, मैं आपको कहूँ कि हमारे यूनिवर्स में, या मैं यूँ कहूँ कि हमारे सराउंडिंग में 2 ही तरह की चीज़ें हैं। हमारे यूनिवर्स और सराउंडिंग में 2 ही तरह की चीज़ें हैं। वो क्या-क्या हैं? एक तो वो चीज़ें जिसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसका कोई मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। यानी अगर आप उस स्पेस में, जिस डायमेंशन में, जिस स्पेस में वो प्लेस्ड है, आप वहाँ दूसरे पार्टिकल को, दूसरी चीज़ को नहीं रख सकते। ठीक है? और ये चूँकि सारी चीज़ें हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, मास भी होता है, स्पेस भी होता है, तो ऑब्वियसली हम उसे फील भी कर सकते हैं। जबकि दूसरी चीज़ इसका क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ये कि ना तो उसे हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसका कोई मास होता है, ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना उसे हम फील कर सकते हैं। मे बी आप ये कहोगे कि मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ वो इमोशंस है।
सो बिल्कुल वो इमोशंस नहीं है, मैं कुछ और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। यानी आप वो चीज़ है जिसे आप टच तो नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, उसका कोई मास भी नहीं होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन हाँ, उसे हम फ़ील ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उसे हम एनर्जीज़ के नाम से जानते हैं। और जिसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और ऑब्वियसली हम उसे फ़ील कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? मैटर हमारा कहलाता है। सो यही 2 चीज़ें हैं जो हमारे यूनिवर्स में एक्सिस्ट करती हैं। अब एनर्जीज़ के एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे है एग्ज़ाम्पल एक हीट का एग्ज़ाम्पल है। अब हीट को आप टच तो नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। मैं फ्लेम ऑफ फायर की नहीं बात कर रहा हूँ, जो फायर का फ्लेम होता है, जो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, वो फ्लेम होता है। मैं हीट की बात कर रहा हूँ, जो आपको अगर आप फायर से थोड़ी दूर पे भी बैठे तो आपको वो फ़ील होता है, ठीक है? ना आपने कभी ऐसा देखा होगा कि उसका कोई मास होता है, आपको कभी उसका मास फ़ील नहीं हुआ होगा, वज़न। दूसरा, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, यानी आप अगर जहाँ पे हीट है, वहाँ आप जाओ तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ खड़ा नहीं हो सकते या किसी दूसरे चीज़ को दूसरे पार्टिकल को वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। एनर्जी जहाँ होती है, वहाँ वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल जो मैं देना चाहूँगा, वो है लाइट का एग्ज़ाम्पल। अब लाइट के बारे तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि लाइट को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं और अगर लाइट को हम नहीं देख सकते तो ऊपर की तरफ जो होल होता है छत की तरफ, वहाँ से या फिर वेंटिलेशन सिस्टम, वहाँ से एक अंधेरे रूम में एक जो बीम ऑफ लाइट आती है, वो क्या होता है जो हम लोगों को दिख रहा होता है। सो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सो साइंटिस्ट जो है हमारे थे, यही साइंटिस्ट, इनके दिमाग में चुल मचने लगी, यानी हमारे पुराने टाइम के लोग, उन्हें जिज्ञासा हुई इन मैटर को एलेबोरेट मैनर में पढ़ने की और समझने की। तो इसी के तहत उन्होंने इसे समझने की कोशिश की और हमारे पास क्या हुआ, मैटर को सबसे पहले उन्होंने क्लासिफाई किया। अब देखिए किसी भी चीज़ को हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर तरीका यही है कि हम उसे क्लासिफाई कर लें। जब उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है वैसे चीज़ों का, तो हम उसे क्लासिफाई कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जब हम क्लासिफाई करते हैं तो क्लास, किसी भी क्लास का एक प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है, एक फीचर्स होता है। सो वो फीचर्स पे फॉलो करने वाले सारे जो है चीज़ हैं, उन सबको उसी क्लास में रखा जाता है। अब चूँकि मुझे एक क्लास का सिर्फ प्रॉपर्टी अगर मालूम होगा तो उसमें फॉल करने वाली सारी चीज़ों की कैटेगरी खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। इससे क्या होगा, अगर हम इंडिविजुअली पढ़ना चाहते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता और वो याद रखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता। लेकिन उसे अगर हम क्लासिफ़ाई कर लेते हैं तो उस वैसी चीज़ों को हमें याद करना आसान रहता है। सो बिल्कुल साइंटिस्टों ने यही काम किया और हमें हमारी इस पढ़ाई को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, मैटर को सबसे पहले क्लासिफ़ाई किया। क्या किया उन्होंने, मैटर को क्लासिफ़ाई किया। कैसे क्लासिफ़ाई किया? 2 तरीके से क्लासिफ़ाई किया। एक को तो कहा प्योर है, दूसरा कहा कि मैटर क्या है, इम्प्योर। यानी उन्होंने कहा मैटर प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी, और इम्प्योर को एक दूसरे नाम यानी मिक्सचर के नाम से हम लोग जाने। अब प्योर किसे कहते हैं? प्योर वो सारे मैटर थे जिनके कंस्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते थे किसी भी फिजिकल मेथड से, यानी इनके कंस्टिट्यूएंट्स कैंट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। उनके कंस्टिट्यूएंट को हम किसी भी फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते थे, जबकि इम्प्योर या मिक्सचर हमारे वो थे जिनको हम यही चीज़ क्या है, सेपरेट कर सकते थे। तो पहले आइए हम लोग मिक्सचर को समझते हैं। मिक्सचर क्या होता है? तो पहले हम लोग समझेंगे कि मिक्सचर्स क्या होती हैं। तो उन्होंने मिक्सचर को भी क्या किया, 2 तरीके से क्लासिफ़ाई किया। एक तो कहा होमोजेनस और दूसरा कहा हेटेरोजेनस। एक कहा होमोजेनस और दूसरे को कहा हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब देखिए होमोजेनस किनको कहा, होमोजेनस मिक्सचर हम किसे कह सकते हैं या उन्होंने किनको कहा? वैसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, जिनके पार्टिकल्स क्या थे, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, जिनके कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थे और यूनिफॉर्मली मिक्स्ड इन द सेंस कि आप उसके पार्टिकल्स को, आप उनके कंस्टिट्यूएंट को क्या कर सकते थे, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे जस्ट बाय सीइंग। यानी आप कैन नॉट डिस्टिंग्विश इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कंस्टिट्यूएंट बाय सीइंग। सिर्फ आप उसे देख करके उसके कंस्टिट्यूएंट को क्या कर सकते थे, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन हेटेरोजेनस वो सारे मिक्सचर कहलाए जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो सकती थी, यानी क्या थी, यूनिफॉर्मली वैसे मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं था, और दूसरा क्या, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते थे। यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, लेकिन हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे। मैं होमोजेनस का मिक्सचर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे एयर। एयर क्या हमारा होमोजेनस मिक्सचर है, आप बता नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ नाइट्रोजन है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वाटर प्लस एल्कोहल। वाटर एल्कोहल, इनमें अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कहाँ पर अल्कोहल है, कहाँ पर वाटर है।
कहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, कहाँ पर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर के मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत आसान सा कॉमन सा एग्जांपल, जैसे वाटर प्लस सैंड। आपने बचपन में जैसे किया होगा, आपने पानी को उठाया, पानी में क्या किया, सैंड को मिक्स कर दिया। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को भी क्लासीफाई कर लेते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या थी? सो उन्होंने प्योर मैटर को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया। एक तो हमारा एलिमेंट कहलाया, दूसरा क्या कहलाया, दूसरा हमारा कंपाउंड कहलाया। अच्छा, एलिमेंट हम किसे कह रहे थे? एलिमेंट हम उन्हें कह रहे थे जिन्हें क्या है, हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते थे लैब में। वी कांट क्रिएट इट इन लैब, हम इसे लैब में क्रिएट नहीं कर सकते थे। जबकि इसके जस्ट उल्टा कंपाउंड ऐसी चीज़ें थी जिसे हम क्रिएट कर सकते थे। सॉरी। सो कंपाउंड ऐसी चीज़ें थी जिन्हें आप लैब में क्रिएट कर सकते थे। और इसके एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर। ऑल्दो अगर हम किसी तरह का रिएक्शन करवाएं, यानी ऐसा रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाए, तो उससे एलिमेंट्स भी प्रिपेयर होते हैं। सो वो थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट मैनर में हो जाएगा, वो अभी आपके सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है। सो कंपाउंड के एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, कंपाउंड के एग्जांपल है, एग्जांपल अगर कंपाउंड के एग्जांपल मैं आपको दूँ तो कंपाउंड का हमारे पास एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम कह सकते हैं वाटर है, दूसरा हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल हम इस किसे कह रहे हैं? सो स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट अल्टीमेट पार्टिकल, यानी आप उस किसी भी एलिमेंट लो या कंपाउंड को तोड़ते तोड़ते इस हद तक जाओ कि आप अगर उसको फर्दर तोड़ो तो उसका प्रॉपर्टीज लॉस ना हो, यानी वो लास्ट स्टेज जहाँ तक आप उसे तोड़ सकते हो, उसे स्मॉलेस्ट कर सकते हो, सबसे छोटा तोड़ते तोड़ते छोटा कर सकते हो, और वो स्मॉलेस्ट स्टेट जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है मैटर का या एलिमेंट का लॉस ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसका फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट या अल्टीमेट स्टेट ऑफ पार्टिकल where the properties of that particular element या compound loss ना हो। Smallest particle where the properties of the particle and element do not lose, जहाँ पे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज लूज ना हो। ठीक है, ऐसे स्मॉलेस्ट स्टेट को हम क्या कहते हैं, उसका फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, यानी वो उन्हीं पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो हमारे एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी एलिमेंट्स किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, उसे हम एटम्स कहते हैं। और जबकि कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसका स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एलिमेंट्स, ढेर सारे एलिमेंट्स, या इससे पहले हम कंपाउंड को समझते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट के एटम के बीच का डिफरेंस। कंपाउंड और एटम के बीच का डिफरेंस कहूँ तो एटम जो होता है सिमिलर, अब देखिए इनके यूनियन से, एटम के यूनियन से, अब कैसा यूनियन एटम का, ये सिमिलर भी हो सकता है या डिसिमिलर भी हो सकता है, सिमिलर या फिर डिसिमिलर एटम्स के यूनियन से किस रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में जब इनका यूनियन होता है, फिक्स्ड रेशियो में जब इनका यूनियन होता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, उससे हमारा मॉलिक्यूल बनता है। और इन मॉलिक्यूल से हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल से हमारा कंपाउंड बनता है। और एटम्स के अगर सिंपली यूनाइट करें, किसी फिक्स्ड रेशियो में नहीं, सब सिर्फ एटम का यूनियन हो, तो एटम की यूनियन को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एटम्स का यूनियन एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रेशियो में, ये क्या कहलाता है, ये मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाटर का। वाटर एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमेशा एक ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो ये हमारा किसका मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये किसका मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, सो एक बैकफ्लो में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कैसे कहलाती हैं। सो हम जानते हैं ढेर सारे एटम्स के यूनियन से क्या बनता है, एलिमेंट बनता है, और अलग अलग एलिमेंट के फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन करते हैं, किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं,
तो ये हमारा क्या बनता है, किसी कंपाउंड को जन्म देता है, कोई सा कंपाउंड बनता है और ढेर सारे कंपाउंड के यूनियन से हमारा क्या बनता है, कोई सा मिक्सचर बनता है, कोई सा हमारा क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग सीखने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमारे पास स्लाइड में क्या है, मैं ये देख लेता हूँ। तो इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन को, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन से पहले हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहले मैं आपको यहाँ इस में आता हूँ और इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम क्या है, सो 1808 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या होता है, डाल्टन नाम होता है। इनका नाम क्या होता है, डाल्टन, 1860 में एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम होता है डाल्टन। ये बहुत चतुराई से इस नाम रखते हैं और उसे ऐसे कहते हैं जैसे वो डिस्कवरी हो। मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या किया, डाल्टन साहब कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल को स्मॉलेस्ट स्टेट तक तोड़ा जाए, सो वो जो स्मॉलेस्ट स्टेट होता है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी को अपने लॉस ना करे, उसे हम एटम कहते हैं। एटम क्या होता है, उसे एटम कहते हैं। यानी इन्होंने कहा जो स्मॉलेस्ट होता है, अल्टीमेट स्टेट या अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। इन्होंने कहा अल्टीमेट पार्टिकल, यानी अगर हम छोटे से छोटे बात पे जाते हैं तो वो हर सा कंपाउंड या कोई सा भी मैटर हो वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो हमारा एटम से बना हुआ होता है। सो उन्होंने सबसे छोटी चीज़ का नाम रख दिया, लेकिन ऐसे कहा जैसे कि स्मॉल, उसे अल्टीमेट जो पार्टिकल है एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही, दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो पार्टिकल्स हैं, दूसरी बात उन्होंने कही कि एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और इनके एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन द सेंस साइज और मास में। सो इन्होंने कहा कि एलिमेंट जो है हमारा एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, किस चीज़ से बना हुआ होता है, आइडेंटिकल पार्टिकल से बना हुआ होता है। आइडेंटिकल इन द सेंस साइज और मास, यानी उसका साइज और मास हमेशा सारे एटम्स का सेम रहने वाला है। ठीक है, हालांकि इसका एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा था। इन्होंने कहा एटम्स क्या था, अल्टीमेट पार्टिकल होता तो अगर अल्टीमेट पार्टिकल इन द सेंस हम कहें कि इससे ज़्यादा अगर हम तोड़ा जाए तो अगर पार्टिकल का प्रॉपर्टी को कंसीडर ना कीजिए तो एटम खुद बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो तीसरी बात इन्होंने क्या कही वो मैं अगले पेज में आपको बताता हूँ। सो तीसरी बात इन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया मैटर नहीं बनता है। ठीक है, जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एटम्स टू गिव राइज टू अ न्यू कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के एटम जस्ट क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे एक नया क्या बनता है, नया कंपाउंड हमारा बन के निकलता है। सो इन्होंने ये कहा कि एटम्स जो है, एटम्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं ना उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी वो ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ना आप उसे ख़त्म कर सकते हो और ना आप उसे क्रिएट कर सकते हो। ये हमारे हाथ में नहीं है। वो ये उन्होंने ये बात हमें कह दी। अब क्या था कि एटम्स जो है, एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। सो अगर आप ये मैनर में कहो कि प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जी हाँ होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ को आप कंसीडर ना करो तो ये बात गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमारा जो है एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है। किस चीज़ से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये किस चीज़ का बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। सो फर्दर स्टडीज से हमें ये मालूम चली कि एटम्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं और वो किस तरह से होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जैसे बीच में क्या होता है, एक सॉलिड बॉडी होता है और उसके अराउंड वैकेंट स्पेस होता है, जिस वैकेंट स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल राउंड करता हुआ घूमता हुआ रहता है, उसे हम एटम कहते हैं। यानी एटम कुछ हमें इस तरह का दिख रहा होता है। ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल को हम न्यूक्लियंस कहते हैं, न्यूक्लियंस। अच्छा, ये न्यूक्लियंस कोई एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल की कंपोजिशन है।
न्यूक्लियस पार्टिकल का हमारा कंपोजिशन होता है और बाहर में एक पार्टिकल होता है जो कि फ्री टू मूव होता है। ये क्या होता है? फ्री टू मूव होता है, फ्री टू मूव होता है, फ्री टू मूव होता है और ये मूव करता हुआ रहता है। सो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करूँ मैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा हमारा न्यूट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल होता है। अब चार्ज क्या होता है? जैसे मास एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, वैसे चार्ज प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से एक वो दूसरे सच पार्टिकल यानी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। और मास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो दूसरे मास वाले मैटर को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी दूसरे मैटर को वो अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि हर जो है मास दूसरे मास पे क्या करता है? अट्रैक्शनल फोर्स लगाता है। लेकिन मास में क्या होता है? मास से प्रॉपर्टी सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। लेकिन हमारा चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स दोनों लगा सकता है। सो ये हमारा इस पे बेस्ड होता है। तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि अनचार्ज होता है। ये क्या होता है? अनचार्ज्ड। ये अनचार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। एक ऐसे पार्टिकल होते हैं, अनचार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। उसके बाद ये भी मालूम चला जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ये होता है अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। इनका चार्ज क्या होता है? अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। सो इनके चार्ज को हम लोगों ने क्या कन्वेंशनली कंसीडर किया? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कंसीडर किया, जबकि प्रोटॉन के चार्ज को हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। ठीक है, कन्वेंशनली मान लिया। अब देखिए, जब एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें ये चीज़ मालूम चली, चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ का हम लोगों ने क्या किया? उसे एग्जैक्ट डेटा निकाला। तो हमें ये मालूम चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अगर मैं चार्ज और मास की बात करूं तो चार्ज इसके पास क्या था? इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज था। प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज था, लेकिन उसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव नेचर का होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आप चाहे तो आगे पॉजिटिव भी लिख सकते हो। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं था, यानी इसका चार्ज क्या था? इसका चार्ज 0 था। दूसरी मास की बात करें तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल मास था और वो हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg था। मास सबका नेग्लिजिबल है, लेकिन एटम के रिस्पेक्ट में जो है हमारा प्रोटॉन और एटम्स का मास जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने ये क्या होता है? बहुत छोटा मास होता है। यानी प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.677 इंटू 10⁻27 kg होता है मास, और उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। यानी एक चीज़ हमें मालूम चली कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? चार्ज सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या सेम होता है? मास सेम होता है। इसका मास, इसका क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, इसका कोई मास नहीं होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। सो अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हम लोगों ने चार्ज देख लिया, मास देख लिया। अब कुछ इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल था जो कि मास क्या था? नेग्लिजिबल था, यानी आप उसके मास को इग्नोर कर सकते हो। एटम के अंदर उसका मास का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका मास कोई एटम को वजन प्रोवाइड नहीं करता है। नेग्लिजिबल मास था। और दूसरा इसका प्रॉपर्टी ये था, ये क्या होता है? फ्री टू मूव। यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जा सकता है, मोबाइल होता है, एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जा सकता है। यानी दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो दूसरे एटम को छोड़ के उस एटम के पास आ सकता है। यानी किसी भी एटम में क्या होता है? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी हो सकता है, साथ ही साथ उसका रिमूवल भी हो सकता है, यानी लॉस भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। सो अगर इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है, यानी क्या होता है? अब देखिए, एटम जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं, यानी जितना प्रोटॉन होता है इन जनरल उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो वो क्या होता है? एटम हमारा न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते तो एटम हमारा क्या हो जाएगा? एटम में एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो माइनस ई से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एटम के ऊपर माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यानी एक नेगेटिव का चार्ज बढ़ गया है, नेगेटिव का पार्टिकल बढ़ गया है। दूसरा, अगर हम लॉस होता है तो एटम के ऊपर क्या है? एटम के ऊपर एक प्लस का चार्ज बढ़ जाता है। पहले प्लस का चार्ज कैसे? एक नेगेटिव पार्टिकल चला गया तो एक पॉजिटिव पार्टिकल ज़्यादा हो गया, तो एक पॉजिटिव का चार्ज उस पे बढ़ जाता है। और जिस समय पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज होता है उससे हम क्या कहते हैं? जिस समय पार्टिकल को, किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन आया है, उसमें इलेक्ट्रॉन आया है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो उस स्टेट में हम एटम क्या कहलाता है? एटम हमारा आयन कहलाता है। और अगर वो न्यूट्रल स्टेट में हो तो न्यूट्रल स्टेट में वो क्या कहलाता है? वो एटम हमारा न्यूट्रल एटम कहलाता है, न्यूट्रल एटम कहलाता है। ठीक है। अब एटम्स के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, वो कैसे मालूम चलेगा? सो एक्सपेरिमेंटली सारी चीज़ें पता लगी और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एक पीरियोडिक टेबल में इन सारी चीज़ों को सजा दिया और सारे जो डेटा है उसको लिख दिया। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, सबसे पहले हमें ये आना चाहिए, इंटरप्रेट करना हमें आना चाहिए किसी भी पीरियोडिक टेबल को। तो आइए वापस हम लोग पीछे चलते हैं।
लेकिन पीछे मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि एक पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेशन क्या था। पीरियोडिक टेबल में एटम का रिप्रेजेंटेशन। सो पीरियोडिक टेबल में एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है और ऊपर में एक नंबर लिखा होता है, नीचे नंबर लिखा होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होता है, वैल्यू में ज़्यादा होता है, नीचे वाला नंबर कम होता है और ये एक सिंबल होता है। सो ये क्या होता है, ये वाला हमारा एलिमेंट का सिंबल होता है, एलिमेंट या फिर एटम का सिंबल होता है। एलिमेंट या एटम का है, एटम का क्या होता है, सिंबल होता है, जो कंसीडर बार बार अगर हम पूरा नाम लिखें तो ज़्यादा स्पेस को कैरी करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सिंबल असाइन किया। उसी तरह एक क्या था, ये हमारा मास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, मास नंबर, यानी वो पार्टिकल जिसकी वजह से एटम का मास होता है, सो उसे मास नंबर कहते हैं। और जेड क्या कहते हैं, जेड हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, नंबर कहलाता है। सो आप एक पीरियोडिक टेबल से इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में जो मैंने लास्ट स्लाइड में इंक्लूड किया था वो मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर करें, सॉरी इसमें वो पीरियोडिक टेबल में अच्छा से नहीं आया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो किया गया है, इसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर शो किया गया है, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं है, सो इसमें नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाले भी दिखा सकता था पर शायद अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को, आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एक बार रेफर कर सकते हैं उस पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं वापस। सो हम लोगों ने देखा एटॉमिक नंबर, किसी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को लिखा जाता है, उसका मास एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और मास नंबर लिखा जाता है। सो आइए पहले समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो आइए पहले हम लोग समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। एक्चुअल में जब हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो जो सीरियल नंबर आ रहा था उसे हम एटॉमिक नंबर, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर कहा। यानी क्या था, सीरियल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और जब हम अरेंज कर रहे थे उसका बेसिस क्या था, उसका नंबर ऑफ, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और यही, और चूंकि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे ही हम लोग क्या किए थे, एलिमेंट्स को अरेंज किए थे पीरियोडिक टेबल में, तो हम ये कह सकते हैं सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहलाता है हमारा पीरियोडिक टेबल में, वही हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है। सो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, हम लोगों ने ये देख चुका है, न्यूट्रल जब एटम हमारा होता है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी प्लस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन होते हैं, उतना ही हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कब, जब हमारा क्या हो, न्यूट्रल एटम हो। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रल एटम नहीं है, चार्ज पार्टिकल है, तो दो तरह हो सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, दूसरा एन पॉजिटिव चार्ज हो। एन नेगेटिव चार्ज हो, एन पॉजिटिव, एन नेगेटिव यानी एन जो है नेगेटिवली पार्टिकल, एन नेगेटिवली पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एडेड हुए हैं, यानी वहाँ आए हैं। दूसरा एन पॉजिटिव चार्ज यानी एन नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहाँ से चला गया, या फिर एन नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऐड हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो हमारा मोबाइल होता नहीं, वो मूव कर नहीं सकता, तो नेगेटिव चार्ज ही गया होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो इस केस में क्या है, हम क्या कर देंगे, चूंकि जेड होना चाहिए था पहले से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस कर देंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में नंबर ऑफ हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, जेड में से क्योंकि ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन, तो जेड में हम प्लस कर देंगे एन को, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। और इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो जेड में से हम एन माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के बाद, अब एटॉमिक नंबर सीरियली अरेंज किया गया है, तो हमें जो ज़रूरी है याद करना, वो कौन कौन से हैं जो हमें याद करना चाहिए, कौन कौन से याद करना चाहिए। सबसे पहले हमें 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक तो हमको याद होना ही चाहिए। और वो क्या क्या है मैं आपको लिख देता हूँ सिंबल के साथ, उसका सिंबल भी, पर्टिकुलर सिंबल भी याद होना चाहिए। एक तो है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, सॉरी इस तरह मिस्टेक आप भी कर सकते हो। सो पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और लास्ट है हमारा जिंक। सो अब इसके नंबर, सीरियल नंबर के अरेंज से, सीरियल नंबर यानी हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही मैंने अरेंज किया है। सो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसी तरह इसका 4, 5, 6, ये हमारा लिथियम है 6, 7, 8, 9, 10,
11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये हमारा 17, ये 18 और ये 19 और ये 20। उसी तरह ये 21, 22 और 23, ये 24, ये 25, ये 26, 27, 28, 29, 20, ये हमारा 30। सो आप इसे क्या है, सिर्फ एलिमेंट को इस तरह से याद रखना है, सिंबल के साथ लिख करके आपको याद करना है। एटॉमिक नंबर वो आपकी, चूंकि वो सीरियल नंबर से आ रहा है, तो आप उसे फिंगर्स पे भी काउंट करके निकाल सकते हो उसका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट है जो हमें देखना है, वो एटॉमिक मास। अब मैंने लास्ट बार आपको यही बताया था कि एटॉमिक जो एटम का जो मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल मास के होते हैं, और इसलिए हम प्रोटॉन के मास को हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें सारा सारा प्रोटॉन है। अगर ये कहें तो उसमें कोई दिक्कत हर्ज नहीं है अगर मास के पर्सपेक्टिव से कहा जाए। वैसे सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रोटॉन, क्योंकि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलग अलग पार्टिकल हैं, क्योंकि एक चार्ज होता है अनचार्ज होता है, तो हम डायरेक्ट प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के से कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सिर्फ मास के पर्सपेक्टिव से कहें तो हम मास को जो है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से ताबीर यानी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बेसिस पे। सो जब एटॉमिक का मास का वजन यानी एटम, किसी भी एटम का वजन तौलने की बात हुई, तो सबसे पहले क्या क्या गया बोला गया कि एक स्केल लीजिए और एक वेट लीजिए जिससे हम उसको मेजर कर सकें, यानी एक रेफरेंस तो जरूरी होता है। ऐसे भी हम किसी चीज़ को अगर खरीदने जाते हैं तो हम उसे वेट करने के लिए वेट करते हैं। सो वेट करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, एक तो हमारे पास स्केल होना चाहिए, और दूसरा एक मेजरमेंट के लिए रेफरेंस होना चाहिए। ओल्ड मेथड था। सो हमारे पास रेफरेंस जो था एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने रेफरेंस लिया C12, कार्बन C12 का 1/12 पार्ट, यानी इसको 12 हिस्से किया और उसमें से एक हिस्सा पार्ट को हम लोग एज अ मेजर हम लोग यूज़ किया। दूसरी तरफ एटम को उसका वजन तौलने के लिए, उसका वजन मास को ये है डिराइव करने के लिए। सो C12 कार्बन 12 का ही 1/12 को क्यों लिया गया, कार्बन 12 का 1/12 लिया गया, तो इससे हम लोग को क्या मिला, इससे हम लोग को ये मालूम चला कि सारे एटम्स का जो मास था, एटॉमिक जो मासेस थे, एटॉमिक मासेस बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आ रही थी। एटॉमिक मासेस एग्जैक्ट आ रही थी, और उसमें क्या था, ज़्यादा जो हमारा कौन सा वैल्यू उसे हम कहते हैं, डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे थे। सो वो ऐसा एकदम एग्जैक्ट डेटा आ रहा था जिसे याद करना और उसे यूज़ करना बहुत आसान हो रहा था। सो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट कर रहे थे ना, तो वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर हो जा रहा था। सो ऐसा हो जा रहा था, तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो कभी आधा नहीं हो सकता, या फिर फ्रैक्शनल में डेसिमल वैल्यू में नहीं हो सकता। इसकी वजह से जो मासेस आ रही थी वो एकदम एग्जैक्ट आ रही थी, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ उसका मासेस भी आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ जितना हमारा वेट लिए हैं वही तो हमारा उसका मास हो जाएगा। अब वेट को हम लोग क्या क्या C12 1/12 को हम लोग ने नाम दिया AMU। AMU यानी वो उसका वेट है, जो वेट के लिए, जिसे हम बटखारा भी कहते हैं, बटखारा। तो इस बटखारे का नाम क्या रख दिया गया है, AMU, या फिर यू, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिट के नाम से हम लोग सिंपली इसको जाने। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिंपली मास यूनिट के नाम से हम इसको जानने लगे। और ये किसका ये हमारा किस कैसा निकल गया, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर निकल गया, इसकी वजह से एग्जैक्ट डेटा निकल रहा था। तो हम ये कहें कि मास, अगर मैं ये कहूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन ही हमारा क्या था, C12 का 1/12 के मास के बराबर आ गया था, यानी C12 का 1/12 जो था मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आ गया था। इसकी वजह से हमारा एग्जैक्ट डेटा निकल रहा था। सो अगर हम जितना हमारा बटखारा चढ़ेगा उतना ही प्रोटॉन होगा, इससे मालूम ये चला। तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, तो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से तो मास आता नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन का भी मास होगा और साथ में न्यूट्रॉन का भी मास होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। वही हमारा नंबर, वही कितना होगा, जितना हमारा नंबर ऑफ बटखारा जो हम लोग यूज़ किए थे, जिसे हम वेट कहते हैं, वेट इंटू एक वेट का वैल्यू, वेट का वैल्यू, एक वेट का वैल्यू कितना था, जिसे हम रेफरेंस के तौर पे लिए थे, C12 का 1/12 पार्ट वैल्यू था। सो ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। सो इन जनरल हम इसे ये कह सकते हैं, अब ये तो नंबर ऑफ, अगर हम वेट को वैल्यू को काट दें तो यहाँ से मास का वैल्यू को भी काट सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो था वो हमारा नंबर ऑफ वेट के बराबर था, यानी कितना हमारा बटखारा, यानी कितना रेफरेंस यूनिट लिए है। यानी अगर AMU को डिस्प्लेस कर दिया है, AMU को ना लिखें, तो जो नंबर एक्चुअल में था, जो एक्चुअल में नंबर आता है वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सो इन द सेंस अगर मैं थोड़ा सा ईजी वे में कहूँ तो ये कहूँगा कि एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो आता है एटॉमिक नंबर प्लस AMU, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई लिखना चाहिए, मल्टीप्लाई AMU। AMU एक वेट का मास और दूसरा नंबर ऑफ हमारा वेट्स जितना हम लिए। अब जो कि नंबर ऑफ वेट्स हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर था, तो एटॉमिक नंबर अगर हम इसे ना लिखें, इसे तो हम बाद में भी चिपका सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर हमारा मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लेटर ऑन कहने लगे कि यही हमारा एटॉमिक मास है। सो हमको ये चीज़ मालूम चली यहाँ से कि इस स्लाइड में मैं देख लेता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा एक के बराबर था, यानी एटॉमिक मास नंबर के बराबर था। सो हाँ, यहाँ से हमें ये मालूम चल जाएगा, चूंकि जेड से हमें ये मालूम चल जाता है, जेड क्या था, नंबर
ऑफ नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ हमारा प्रोटॉन होता है। सो अगर हम ए से जेड को माइनस कर देते हैं, यानी ए क्या था हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर था, और उससे अगर हम प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर देते हैं, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे हमको प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्वेश्चन जो है फाइंड करने को पूछा जाता है। ऑल्दो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो अगर आपको बेसिक जो है कंसेप्ट क्लियर है तो। अब जो एटॉमिक मासेस हमें याद रखनी है वो कौन से हैं, वो भी हमारा 1 से लेकर के 30 तक है, यानी 1 से लेकर के मासेस 1 से 30 तक हमें याद होना ही चाहिए। अब 1 से 30 तक हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, जस्ट हमें डबल करना है। क्या करना है, 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर z अगर मेरा 1 से लेकर के 20 तक है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, z 1 से लेकर के 20 तक हुआ तो अगर ऑड हुआ और इवन हुआ, देखिए अगर ऑड हुआ तो ऑड में क्या करना है, ऑड को ऑड रहना देना है, इवन को इवन रहना देना, लेकिन डबल करने के बाद तो इसमें क्या करना है, z को है 2z कर 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 कर देना है ताकि ये ऑड का ऑड ही रहे, यही हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। 2z प्लस 1 ये हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और इवन की बात करते हैं, अगर हमारा z क्या हुआ, z हमारा इवन हुआ और z यहाँ पे ऑड हुआ, z अगर हमारा इवन हुआ तो हम इसमें इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे ये एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2z के बराबर होगा, यानी जस्ट हमें क्या करना है, एटॉमिक मास का डबल कर देना, वही उसका मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम 21 से लेकर के 30 तक बात करते हैं, 21 से लेकर के 30 तक इसमें भी क्या करना है, जस्ट डबल करना है, a इज इक्वल टू 2z प्लस सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वो वाला सीरियल नंबर नहीं जो मैं आपको पहले बताया हूँ, यानी एटॉमिक मास, यानी यही चीज़ एटॉमिक नंबर में सीरियल नंबर, अभी जो मैं सीरियल नंबर आपको देने वाला हूँ, या फिर आप इसे ECS नंबर कहो, ECS नहीं सीरीज नंबर ही कहो, तो वो सीरीज नंबर हमारा क्या है, ये सीरीज नंबर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो इसके लिए कितना होता है, 3 4 5 4 5 4 5, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सो 3 4 5 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5। सो इसका नंबर होता है, इसमें आपको ऐड करना होता है 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5। मे बी मैं कोई किसी एलिमेंट को बोल रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4, अच्छा सॉरी मुझे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सो मुझे ये डिलीट करना होगा। सो उसका सीरियल नंबर क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है। सो इसमें क्या होता है, 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5, ये जो है सीरियल नंबर, इसको आपको ऐड कर देना है डबल करने के बाद फिर। सो इस तरह से आपका 30 से यानी 21 से लेकर के 30 का एटॉमिक मास निकल जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शन, इस रूल के एक्सेप्शन क्या कौन कौन से हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो एक्सेप्शन क्या क्या है, एक्सेप्शन हमारे हैं एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर Z है 1 4 7 1 4 7 1 4 7 17 और 18। ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन है, ये एक्चुअली में हमारा हाइड्रोजन है, ये बेरिलियम है, और ये है हमारा नाइट्रोजन, और ये है हमारा क्लोरीन, और ये हमारा क्या कहलाता है, आर्गन कहलाता है। सो इसका मास 1 का 1 ही होता है, इसका मास को हमको 9 लिखना है, इसका मास कितना 14 होता है। ये इवन होकर ऑड का रूल को फॉलो कर रहा है, ये ऑड होकर इवन का रूल को फॉलो कर रहा है, ये कितना होता है 35.5 इसका होता है, और इसका 40 होता है। ये हमारा Z है और ये हमारा A होता है करेसी। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वैलेंसी डिराइव करने की तरफ। सो अब हम लोग ड्राइव करेंगे वैलेंसी। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले पार्ट में आपको इसका वैलेंसीज डिराइव करना और एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखा दूँ। सो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट पार्ट।
उसके बाद मोर टॉपिक्स, इसके साथ हम लोग और भी टॉपिक स्टडी करेंगे, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला भी लिखना सीखेंगे, केमिकल फार्मूला को इंटरप्रेट करना भी सीखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला को इंटरप्रेट करना सीखेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, आपको सिर्फ रिएक्टेंट दिया जाएगा और उससे आप प्रोडक्ट फाइंड करके खुद बता देने वाले हो कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। कुछ जनरल रिएक्शन से जो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद फिर बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के बाद फिर इंट्रोडक्शन टू मोल से इंट्रोडक्शन होगा। और उसके बाद फिर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। स्टोइशियोमेट्रिक यानी अगर इसका इतना मोल था, यानी इसका इतना वेट दिया गया था, तो हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सो अगली पार्ट में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। प्लस हम लोग जो है यूनिट्स एंड कांस्टेंट प्लस लॉगरिथम, ये सारी चीज़ों को और कुछ नीचे जो चीज़ें दी गई, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन आप सबसे एक लास्ट बात जो मैं कहूँगा ये यही है कि अब आप हमें इजाज़त दीजिए, और ये है हमारा एंड वीडियो का। सो थैंक यू बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। सो शो योर लव। So bye bye.